नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। दोस्तों, आजकल नीतीश का एक सर्वे यानी नीतीश कुमार बिहार में एक सर्वे करवा रहे हैं और उससे साहब का मतलब आप समझ गए होंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मतलब आप समझ गए होंगे, 37% वोट पाकर सत्ता में जो बीजेपी है उसकी है, और सत्ता से जुड़ी जो संगठन है आरएसएस यानी संघ, दोनों की नींद उड़ी हुई है। पिछले कुछ दिनों पहले आपको बताया कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को खत लिखा कि आप जातीय जनगणना करवाई। हालांकि आप सरकार की तरफ से समझ लीजिए कि सरकार कोई भी गणना नहीं करवा रही है। जनगणना तो भूल जाइए, जनगणना 2021 में होना था, 2011 में हुआ था, उसके बाद 2021 में होना था। लेकिन सरकार ने कहा कि अब सारी जनगणना या जो भी आंकड़े हैं वो अप्रैल 2024 के बाद हम जारी करेंगे, यानी चुनाव के बाद ही अब जारी कुछ भी हो पाएगा। खैर, लेकिन हम लोग नीतीश के इस सर्वे पे अब बात करें। आपको मैं बताऊं कि जब ब्रिटिश रूल था उस वक्त जॉन हेनरी हटन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और उन्होंने सबसे पहली दफ़ा भारत में जातीय जनगणना करवाया था 1931 में, 1931 में। और उसके बाद ही ये फैसला ब्रिटिश सरकार ने दिया था कि जो ऑप्रेस्ड जातियां हैं, खासकर दलित जातियां, उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र हम डिसाइड करेंगे, मतलब सेपरेट इलेक्टोरल एरिया। और इसका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने वेलकम किया था। 1931 में कास्ट बेस्ड सेंसस होता है हिंदुस्तान में, जातीय जनगणना होती है। और 1932 में ब्रिटिश सरकार कहती है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा दलित है, इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने की ज़रूरत है, तभी भारत एक रह पाएगा। ये हिंदुस्तान की यूनिटी के लिए और सेपरेट इलेक्टोरल एरिया डिसाइड होता है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। हिंदी का बहुत ही क्लिष्ट शब्द है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का अकबरपुर एक कंस्टिट्यूएंसी है, एक एरिया है, उसको अगर सेपरेट इलेक्टोरल एरिया घोषित कर दिया जाता है तो उस जाति के लोग, जो जाति ऑप्रेस्ड है, जो दलित है, वही वोट कर पाएंगे। दूसरे जाति के लोग वोट नहीं करेंगे और वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। मतलब ऑप्रेस्ड जो है दलित जाति अपने वोट से अपना नेतृत्व चुनेगी। तो ये बहुत बड़ी बात थी। अंबेडकर ने इसका समर्थन किया। परिणाम क्या हुआ? 1932 में महात्मा गांधी पुणे की अरवदा जेल में बंद थे। उन्होंने इसके खिलाफ अनशन किया और अंबेडकर को झुकना पड़ा। आप समझ लीजिए कितना बड़ा फैसला है नीतीश कुमार का। उसके बाद भारत में कभी भी जातीय जनगणना नहीं हुआ। एक चीज़ बड़ी क्लियर समझ लीजिए कि बिहार में नीतीश कुमार जातीय सर्वे करवा रहे हैं, जातीय जनगणना नहीं करवा रहे। मतलब सामाजिक आर्थिक हालत बिहार में रहने वाले लोगों की जात क्या है, जातिगत आधार पर उसका वो सर्वे हो। जनगणना सिर्फ भारत सरकार हर 10 साल पर करवाती है, ये भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। आपको बताएं कि नीतीश कुमार की सर्वे को मंडल 2 भी कहा जा रहा है। मंडल 1 जो था वो 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया था और पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की घोषणा की थी। उसके बाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन की सिफारिश जो वो लागू की गई थी बीपी सिंह सरकार के द्वारा, उसको मानते हुए 27% आरक्षण को स्वीकार किया था और अभी चल रहा है। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार ने फैसला किया कि हम अपने राज्य में रहने वाले लोगों का सामाजिक आर्थिक सर्वे करवाते हैं जातीय आधार पे, और उस पर सभी पार्टियों की सहमति थी। उस वक्त नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, लेकिन आरजेडी जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है वो भी साथ थी, सभी कम्युनिस्ट पार्टियां भी साथ थी। कम्युनिस्ट पार्टियां ज़्यादा विरोध करती रही, कम्युनिस्ट पार्टियां भी इसके साथ थी। उसके बाद झारखंड के सरकार भी
इस मुद्दे पर साथ आई, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। फिर जातीय सर्वे जनवरी से शुरू हो चुका है और मई तक इसको काम खत्म करना है, उसके बाद रिपोर्ट आएगी। फर्क कीजिए कि अब आप कहेंगे कि इससे समाज में अशांति फैलेगी। ये एक आरएसएस की विचारधारा में दलित शब्द नहीं है, उस सबको भारतीय मानते हैं। आप आरएसएस के स्कूल में चले जाइए, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में, अगर आपका नाम सम पासवान है, नाम पासवान है, तो 10वीं कक्षा पास करते करते आपका पासवान शब्द हट जाता है और उसकी जगह भारतीय वर्ड आ जाता है। आप अक्सर देखते होंगे बहुत लोगों के टाइटल शीर्षक को भारती रहता है, अशोक भारती, अजीत भारती, सुनील भारती। तो दरअसल ये आरएसएस का अपना एक प्रोसेस है कि आपकी जाति खत्म कर देती है। मतलब ये आरएसएस कहती है कि इनके साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ है, इन्होंने पहले पिछले जन्म में जो कर्म किया है उसके अनुसार इस जाति में पैदा हुए हैं, ये वंचित तबका नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार या और भी जो विचारक है वो कहते हैं कि नहीं, इनका ऐतिहासिक तौर पे शोषण हुआ है। आरक्षण के संदर्भ में एक चीज़ समझिए कि जो ब्राह्मण तबका है, अपर कास्ट है, स्वर्ण जातियाँ हैं, वो गरीबी उन्मूलन का इसे योजना मानती है। जबकि इसकी दूसरे तरफ आप देखेंगे तो ऐतिहासिक रूप से इन जातियों के साथ जो सामाजिक शोषण हुआ है, अन्याय हुआ है, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अब शुरुआत हो चुकी है बिहार में सर्वे की। आखिर सर्वे की आवश्यकता बिहार में क्यों पड़ी, सवाल ये है। तो ऐसे भी आप कॉमन सेंस सोचिए कि आंकड़ा बहुत ज़रूरी होता है, डेटा बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें फीवर लगा है तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करता है, थर्मामीटर लगाता है और उस पर हमारा तापमान पढ़ता है कि हमारा तापमान कितना ऊपर है या कितना नीचे है, या ब्लड प्रेशर किसी को है तो उसके ज़रिए, मशीन के ज़रिए वो पता करता है कि ब्लड प्रेशर का लेवल क्या है। तो अगर आंकड़ा नहीं है तो आप उसका इलाज नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा। इसलिए यह नीतीश कुमार का सर्वे, नीतीश कुमार की सरकार का जो सर्वे एक प्रकार से आंकड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। और इसलिए भी जरूरी है कि आपको मैं बताऊं, बिहार बहुत पिछड़ा राज्य है। झारखंड एक राज्य बनने के बाद बिहार के पास कुछ नहीं बचा। बहुत प्रयास करने के बाद बिहार चल पा रहा है। इसीलिए आप देखते होंगे बिहार से बहुत लोग निकलकर अलग अलग राज्यों में नौकरी करते हैं, अच्छे हालात में नौकरी नहीं करते। नीतीश कुमार को इन सारे तथ्यों ने प्रेरित किया कि ऐसा क्यों न करें कि हमारे राज्य की इतनी बड़ी जनता बाहर जो जाती है, इनके लिए कोई नीति बनाए। लेकिन नीति आप बनाएंगे कैसे, आपके पास कोई आंकड़ा तो नहीं है। 90 साल पहले एक सर्वे हुआ था, जातीय सर्वे। तो इस आंकड़ा को इकट्ठा करने के लिए राजनीतिक पर्पस नीतीश कुमार का कुछ भी हो सकता है, किसी भी सरकार का कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस बात से कौन इनकार करेगा कि आंकड़ा नहीं होना चाहिए। आंकड़ा तो होना ही चाहिए, लेकिन आंकड़ा क्यों होना चाहिए, इस पे नीतियाँ जो बनेंगी या जो सरकारी निर्णय होंगे, इन आंकड़ों को समझते हुए, पढ़ते हुए बनेगी। मसलन आप आज भी कहीं चले जाइए, बिहार का जैसे एक हम जहानाबाद का सेंट्रल बिहार का एरिया लेते हैं, वहाँ की गांव में चले जाइए, वो भूमिहार बहुल है। भूमिहार मतलब अपर कास्ट, एक सामंतवादी जाति का नाम है भूमिहार, जो सामंती सोच, सामंती ख्याल से सारे संसाधनों पर अधिकार किए रहता है। आज़ादी के बाद उत्तर भारत के अनेक राज्यों में आप देखेंगे तो सारी ऊंची जातियों से ही मुख्यमंत्री बनते आए। मंडल के बाद स्थिति बदली। लालू प्रसाद यादव हो, रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो, महाराष्ट्र से शरद पवार हो, उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह यादव हो, मायावती हो, ये सब निकल कर आए मंडल कमीशन के बाद से, और इन्होंने रिप्लेस किया ऊंची जाति को। लेकिन सत्ता में तो रिप्लेसमेंट हो गया, लेकिन सिस्टम जो है वो अभी भी ऊंची जातियों के हाथ में है। जैसे हम जिक्र कर रहे हैं बिहार के, सेंट्रल बिहार की जहानाबाद की का एक डिस्ट्रिक्ट है, वो भूमिहार बहुल डिस्ट्रिक्ट है। गांव में भले संख्या दलितों की ज़्यादा है, लेकिन वहाँ का मुखिया कौन होगा, ये भूमिहार ही होता है, क्योंकि उसके पास संसाधन है।
आज की तारीख में बहुत सारी चीज़ बदल गई, उदारीकरण आ गया, प्राइवेट कंपनियां आ गई। एक कुछ लोग लॉजिक ये भी देते हैं कि ठीक है आप आरक्षण 80% कर दीजिए, सरकारी नौकरी तो है नहीं, आरक्षण का कोई मतलब नहीं बचेगा। लेकिन आपको मैं बताऊं, जब आंकड़े इकट्ठे हो जाएंगे तो ऊंची जाति के गांव में जो प्राइवेट स्कूल भी है उसका प्रिंसिपल अब ऊंची जाति से नहीं बनेगा। सरकार एक व्यवस्था करेगी कि इस स्कूल का प्रिंसिपल प्रधानाचार्य इस जाति से होगा, जो सबसे हाशिए पे है, पढ़ा लिखा भी है, समझ भी है उसकी, लेकिन वो बन नहीं पाता है। आपको मैं बताऊं कि कांसी राम ने देश की संसद में एक फार्मूला दिया था, कहा था देश का जो संसाधन है वो उस पर 85% बहुजन का अधिकार होना चाहिए और 15% सवर्णों का अधिकार होना चाहिए। साथ में उन्होंने यह भी कहा था कि 15% वाले 85% पर शासन कैसे कर रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल में आप ले लीजिए तो ज़्यादातर आपको मंत्री ऊंची जातियों से मिलेंगे। ऑफिसर क्लास में ले लीजिए, अधिकतर जो विभाग हैं उसके सचिव जो है, सेक्रेटरी जो है, ऊंची जातियों के मिलेंगे। राज्यों की भी, बीजेपी राज्यों की भी स्थिति आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद क्षत्रिय जाति से आते हैं, योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और उसके प्रमाण के लिए सर्टिफिकेट दिखाया जाता है। पता नहीं उस सर्टिफिकेट की प्रामाणिकता क्या है, वो कोई नहीं जानता है, प्रधानमंत्री को छोड़कर कोई नहीं जानता है। लेकिन वो कहते हैं कि हम ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। तो जब आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी पे कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराते हैं? जातीय जनगणना कराने में आपको डर क्या है? डर यही है कि ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है सिस्टम के अंदर और जमीन पर वो टूट नहीं जाए। अपर कास्ट का जो वर्चस्व है, आपको मैं बताऊं कि मंडल के आने के बाद बीजेपी ने राम रथ यात्रा आडवाणी जी ने चालू की थी। यह ओबीसी ही तबका था जो बीजेपी को सत्ता में आने से रोक रखा था। वाजपेयी जी को 2 बार प्रधानमंत्री से इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि संख्या नहीं थी। लेकिन 2014 में जिस तरीके से हिंदुत्व, बाबरी मस्जिद और भी भावनात्मक मुद्दों को लेकर आए, ओबीसी के वोट बैंक में सेंध लगा। और बीजेपी जानती है कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो ओबीसी मुसलमानों के वोट से ही सत्ता में है। और क्षेत्रीय पार्टियां ये समझ रही है कि आज नहीं तो कल ये हमें खा जाएंगे। राजनीतिक तौर पे दोनों, एक उसको होने नहीं देना चाहता है और एक चाहता है कि हमारा वजूद भी बना रहे। एक राजनीतिक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन इसका सोशल, सामाजिक और आर्थिक आप जब अध्ययन करेंगे, जब इसका आप आर्थिक अध्ययन करेंगे, सामाजिक आर्थिक अध्ययन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आर्थिक विषमता भारत में कितनी बढ़ चली है। बीजेपी के पास 44% ओबीसी वोट जा रहा है। 2019 में 44% वोट ओबीसी का बीजेपी के पास गया। उसके बावजूद हालात खराब है। ऑक्सफैम एक संगठन है, उसने एक सर्वे किया था और 2020 में सर्वे को रिलीज किया गया। उसमें साफ साफ बताया गया कि 10% भारत की जनसंख्या जो है उसका 10% जो है उसके पास 74% देश की आर्थिक संपदा है। वही 40% जनसंख्या के पास महज 22.9% देश की धन संपदा है और 50% आबादी ऐसी है जिसके पास महज 2.8% देश की धन संपदा है। उसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आज की तारीख में एक परिवार के पास सरकार, ये ऑक्सफैम का रिपोर्ट है कि एक हाउस होल्ड, एक परिवार का जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय एवरेज जो है, राष्ट्रीय औसत है, वो 1,13,222 रुपये है राष्ट्रीय। उसी में जिक्र आता है इसी रिपोर्ट में कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण, वो जो राष्ट्रीय औसत है 1,13,222, उससे 48% ज़्यादा उनके पास धन संपदा है।
इनकम है। और जो नॉन ब्राह्मीण है, नॉन ब्राह्मीण का क्या मतलब, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, जो 4 अपर कास्ट है, उनके पास 45%। इससे ज़्यादा इनकम वो कमाते हैं। एक तो मैंने बताया कि धन संपदा पे किसका अधिकार है, एक वो कमाई उनकी आज की तारीख में राष्ट्रीय जो औसत है उससे ब्राह्मणों की कमाई 48% ज़्यादा है। जो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है, अपर कास्ट, लेकिन अपर कास्ट है, उनकी कमाई 45% ज़्यादा है। वहीं शेड्यूल का ट्राइब को ले लीजिए, अनुसूचित जनजाति को ले लीजिए, आदिवासी को ले लीजिए, अनुसूचित जाति को ले लीजिए, वो 24%, आदिवासी 24% राष्ट्रीय औसत से कम उनकी कमाई है। और अनुसूचित जाति, उनकी कमाई महज 21% है, राष्ट्रीय औसत से 21% कम है। जमीन एक बहुत बड़ा धन संपदा में शामिल होता है। जमीनों पे किसका अधिकार है, इसके लिए आप संघर्ष देखते रहते हैं। बिहार में तो काफ़ी रहा है संघर्ष। 50% जमीन जो है वो सिर्फ ब्राह्मणों के पास है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, जमीन के मामले में आप देखेंगे तो 50% जो जमीन पे अधिकार वो सिर्फ ब्राह्मण के पास है, 31% राजपूतों के पास है। आप बिहार चले जाइए, इसका बड़ा, बिहार या उड़ीसा चले जाइए, आपको दिखेगा कि जो भूमिहार के पास 500 बीघे जमीन है, कहाँ से आया कोई पता नहीं। उसके पास स्कूल भी है, उस स्कूल का प्रिंसिपल भी उसकी बहू है, टीचर्स भी बहू है। मतलब तो धन किसका बढ़ेगा, ब्राह्मणों का बढ़ेगा या आपका बढ़ेगा? ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण में गरीब नहीं है, ब्राह्मणों में भी गरीब है, ऊपर जातियों, ऊपर अपर कास्ट में भी गरीब है। उनके बच्चे बाहर आ गए, चूँकि पढ़ाई लिखाई उनके पास है, शिक्षक है, तो बाहर में नौकरी कर रहा है या कोई और काम कर रहा है। लेकिन ज़मीन तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों के पास है, और वो राज्य की संपदा में कोई योगदान नहीं कर रहा है। अब देखिएगा कि सर्वे में अभी नीतीश कुमार जो सर्वे करवा रहे हैं, उसमें देखिएगा जो रिपोर्ट आएगा, मोर और लेस अधिकांश उसमें आप यही पाएंगे कि जो ऊंची जातियाँ हैं, शिक्षा में भी वो लाभार्थी हैं, आर्थिक रूप से भी लाभार्थी हैं, और विकास के जो परियोजना है वो भी लाभार्थी हैं। जमीन भी उनका, स्कूल भी उनका, ठेकेदारी भी वो करेंगे, नौकरी भी करेंगे, सारी चीज़ें एक ही जगह है। तो क्यों नहीं, अगर राज्य को बढ़ाना है तो उसमें सबकी भागीदारी होनी ही चाहिए। कौन इससे इनकार करेगा? आपको मैं बताऊं कि कश्मीर में शेख अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों का गुस्सा कश्मीरी मुसलमानों के लिए क्यों है, इसकी एक ऐतिहासिक वजह है। ये सब मत समझिए कि अभी जो हो रहा है ना 1990 में पाकिस्तान, ये सब एक अलग ही है। उसकी ऐतिहासिक वजह है कि शेख अब्दुल्ला कश्मीर में सबसे पहले भूमि सुधार करते हैं, और कश्मीरी पंडितों के पास इतनी ज़मीन होती है, खेती मजदूरी कौन कर रहा है? कश्मीरी मुसलमान। शेख अब्दुल्ला भूमि सुधार कार्यक्रम करते हैं, लाते हैं, कानून पास करते हैं, और हर कश्मीरी मुसलमान के पास जो मजदूरी कर रहा है, ज़मीन का दोबारा बंटवारा होता है, किसी को 2 एकड़ मिलता है, किसी को 4 एकड़ मिलता है। कश्मीर में भिखारी के पास भी अपना मकान है, जो भीख मांगता है, भीख मांग के खाता है। आपको श्रीनगर की सड़कों पे, लाल चौक के आसपास पता, और सड़क पे नहीं सोता है। कश्मीर में लोग फुटपाथ पे नहीं सोते हैं, सबके अपने मकान हैं। कारण है भूमि सुधार। तो एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक होगा जो नीतीश कुमार का सर्वे आ रहा है, क्योंकि एक नए तरीके से जिसके पास बहुत सारा ज़मीन है उसको देखने की कोशिश होगी। आरक्षण, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने EWS, अभी पिछले साल जो फैसला आया कि EWS 10% बढ़ाई जाएगी, उस सरकार ने जो बढ़ाया था उस फैसले को माना। इसका मतलब अब आरक्षण की भी कोई सीमा नहीं रह गई। और अभी आपको झारखंड सरकार 4 दिन पहले प्रपोजल भेजी थी विधानसभा से पास करके राज्यपाल के पास कि 77% आरक्षण हम अपने स्टेट में करेंगे।
आपको मैं बताऊं कि तमिलनाडु हिंदुस्तान में एक ऐसा स्टेट है जहां 69% आरक्षण पहले से है। वहाँ मुसलमानों को भी 3.3% आरक्षण पहले से दिया हुआ है। 4 दिन पहले मतलब 19 अप्रैल को विधानसभा में आरक्षण से संबंधित एक प्रस्ताव पेश किया था तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने। प्रस्ताव में जो उन्होंने कहा था कि यह सम्मानित सदन भारत सरकार से आग्रह करता है कि भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जातियों के लोगों को प्रदान किए गए आरक्षण सहित सभी वैधानिक आरक्षण अधिकारों और रियायतों को अनुसूचित जातियों के लिए भी करने के लिए संविधान में आवश्यक संशोधन करें जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए, ताकि वे सभी सामाजिक न्याय के फायदे को उठा सकें। यहाँ पे ये वर्ड नहीं आ रहा है, वो बहुत ही गरीब है। सामाजिक न्याय मतलब वो काफ़ी पिछड़े रहे हैं ऐतिहासिक कारणों से, और जाहिर सी बात है ब्राह्मणों ने काफ़ी शोषण किया, इतिहास की किताबों में है। अब फर्ज कीजिए कि ये सर्वे आ जाएगा, सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी। हिंदुस्तान की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब ने, खासकर क्षेत्रीय पार्टियां, सभी ने जातीय जनगणना का प्रस्ताव अपने विधानसभा में पास किया है। चाहे वो तेलंगाना की पार्टी TRS हो, तेलंगाना राष्ट्रवादी समिति हो, आंध्र प्रदेश के YSR कांग्रेस हो, और राहुल गांधी ने तो कर्नाटक की रैली में कहा कि OBC जातीय जनगणना भारत सरकार क्यों नहीं कराती है। दरअसल कांग्रेस भी एक सियासत करती है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि 2011 में हमने जातीय जनगणना करवाया था। तो साहब 2014 तक तो आप थे, उस जातीय जनगणना को आपने सार्वजनिक क्यों नहीं किया था। जनगणना सार्वजनिक हुआ था 2011 का। जातीय जो वर्ड था, जाति का जिसमें डिस्क्रिप्शन था, उल्लेख था, वो सामाजिक न्याय मंत्रालय को सौंप दिया गया था। और वो राहुल गांधी कांग्रेस की जब सरकार थी उसको सार्वजनिक नहीं किया गया था। तो कांग्रेस भी सियासत करती है, जब उसके पास मौका था उसने कराया था तो सार्वजनिक क्यों नहीं किया। दरअसल दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को डर है कि कहीं मेरी सत्ता नहीं चली जाए। आखिर फर्ज कीजिए क्यों डर रहे हैं। मान लीजिए जातीय जनगणना हो गई, आंकड़े भी आ गए, अगर ये 52% का जो डेटा है वो पिछले 90 साल से चला आ रहा है, 1931 से हटन साहब ने जब करवाया था। अगर किसी का आंकड़ा नीचे आ गया OBC का, तो ये OBC जातियाँ क्या कहेंगी, ये आंकड़ा फर्जी है, दोबारा करवाओ इसको। मान लीजिए 52 से 40 आ गया, तो हो सकता है राजनीतिक पार्टी, अलग अलग पार्टियों की जो नेता है जो अपने OBC की वजह से जगह पाए, वो एकजुट होकर यह कहने लगे कि ये आंकड़े सही नहीं है, सरकार फंस जाएगी। मान लीजिए इनका प्रतिशत 60 हो गया बढ़कर, एक स्थिति कम हो गया, दूसरी स्थिति बढ़ गया, तो कहा जा सकता है हमें और आरक्षण दीजिए। यही गले की हड्डी है जो मोदी सरकार और RSS से न निकला जा रहा है न उगला जा रहा है, और नीतीश कुमार ने पेच फंसा दिया है। समझिए बिहार से शुरू हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर कर्नाटक में राहुल गांधी मांग कर रहे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर खुद ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि जातीय जनगणना तो होना ही चाहिए। और आपको मैं बताऊं कि BJP में एक कद्दावर मंत्री होते थे, गोपीनाथ मुंडे, महाराष्ट्र के थे। उन्होंने 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने मांग की थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन आज BJP मानने को तैयार नहीं है, RSS मानने को तैयार नहीं है। उस नेता का रहस्यमय तरीके से मौत हो गया, एक एक्सीडेंट हुआ, मतलब मोदी सत्ता आई और महज 1 महीने के अंदर रोड एक्सीडेंट दिल्ली में हो जाता है, और सुबह का वक्त है, अब वो नहीं है, वो कैबिनेट मंत्री होते थे। कहा जाता है भारत में जो EVM पे चार्ज लगता है, EVM के फर्जीवाड़े में उनका भी नाम कहीं ना कहीं शामिल था। 2014 में उनकी मौत होती है। खैर एक अलग इन्फॉर्मेशन है। आप देखिएगा इस जातीय सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद भारत का माहौल कुछ और बदलेगा।
जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेज़ों का वो जो प्रस्ताव था सामाजिक सुधार का, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, उसके बारे में यही आरएसएस के नेता थे, कहने लगी थी ये अम्बेडकर देशद्रोही है, ये राष्ट्रद्रोही है। कोई बड़ी बात नहीं है कि नीतीश कुमार के इस आंकड़े आने के बाद नीतीश कुमार देशद्रोही साबित हो जाएंगे और हर वो नेता देशद्रोही कहा जाने लगेगा जो जातीय जनगणना या जातीय सर्वे की बात करेगा। और आपको मैं बताऊं कि बिहार में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन इस जातीय सर्वे से आरक्षण की सीमा जो 27% बढ़ी हुई है। नीतीश कुमार वो नेता बहुत आर्टिकुलेट नेता है, वो बिना तथ्यों के आगे बढ़ते ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर दीजिए। जब ये आंकड़े आ जाएंगे तब नीतीश कुमार विधानसभा में घोषणा करेंगे कि बिहार में आरक्षण हम बढ़ाते हैं और इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजते हैं। अब केंद्र सरकार फैसला करे आरक्षण देना है या नहीं, और ये 2024 का शंखनाद होगा। मोदी सत्ता फंस जाएगी अगर नहीं देगी तो ओबीसी वोट जो अब तक 44% का वोट है वो किनारे हो जाएगा। दे नहीं सकती है क्योंकि कोई जातीय जनगणना हुआ नहीं। तो नीतीश कुमार ने एक पेज फंसा दिया है, और बड़ा वो पेज, नीतीश कुमार का पेज ऐसा होता है कि आप बहुत बाद में समझ पाएंगे कि कहाँ पे हम कैसे बोल पाए। दूसरी चीज, आरएसएस को जो आर्थिक सहायता या सामाजिक तौर पे जो खासकर आर्थिक सहायता ऊंची जातियों से अभी तक मिलता रहा है, अगर ये हेजोमोनी, एकाधिकार ब्राह्मणों का, ऊंची जातियों का एकाधिकार टूटेगा गाँव में, मसलन आज की तारीख में आप गांव में चले जाइए तो तालाब का भी देख रेख कौन करेगा? ऊंची जाति के लोग करते हैं। अगर इस सर्वे के आने के बाद आमूल चूल परिवर्तन हुआ कि गांव का तालाब का देख रेख ओबीसी जाति का व्यक्ति करेगा और उसके लिए आरक्षण कर दिया जाएगा, समझिए कितना बड़ा बदलाव आएगा। आरएसएस का जो अपना बेस है सर, वो बिल्कुल दरकिनार होता नजर आएगा। आरएसएस को दूसरी चीज़ कि राम मंदिर के नाम पर जो एक हिंदुओं को इकट्ठा करने की जो मुहिम इन्होंने चलाई, वो फिर से दरकता नजर आएगा। आपसी संघर्ष की कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। आप वो दरकता हुआ वोट बैंक नजर आएगा, वो समाज दरकता हुआ जातियों में अलग अलग दिखने वाला, और वो सच्चाई है। जाति को आप मिटा नहीं सकते। बहुत लोग तर्क देते हैं कि जाति होनी नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? ऐतिहासिक रूप से तो आपने जातियों का शोषण किया है, वर्तमान मौजूदा वक्त में भी आप जातियों का शोषण कर रहे हैं, तो जाति तो जरूरी है। अगर ये सर्वे आया, एक नियम बना दिया जाएगा हॉस्पिटल में कि आपको 15% लोगों का इलाज मुफ्त में करना है, क्योंकि यह जाति के पास कुछ नहीं है, कौन विरोध करेगा? स्कूल में एडमिशन इस जाति के लोगों का इतना प्रतिशत करना है क्योंकि उस जाति की बहुलता वहाँ है और वो जाति वंचित है। अभी तक कौन जा रहा है? अपर कास्ट जा रहा है, जिसके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन बावजूद वो उसका फ़ायदा उठा रहा है। और आप देखिए कि जातीय जनगणना की बात कर्नाटक में चल रही है। मोदी सत्ता या संघ को मंदिर मिल नहीं रहा है। ज्ञानवापी मंदिर कहाँ चले गए, काशी मथुरा कहाँ जा रहे हैं? सामाजिक आर्थिक हालात जो हमारे मुद्दे हैं, अगर उसकी बात ज़्यादा की जाए तो सांप्रदायिक मुद्दे बहुत गौण हो जाते हैं, शायद वो नहीं भी रहते। जाहिर सी भी बात है, नीतीश कुमार कोई समाज सुधारक तो है नहीं, वो समाज को सुधारने चले हैं। शराबबंदी भी करते हैं, उसमें भी उनका कोई मोटो है, कभी बताएंगे इसको। वो एक राजनीतिक व्यक्ति है, उनकी महत्वाकांक्षा है। ये अलग बात है कि कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा बिना कुछ किए हासिल करने की होती है। नीतीश कुमार शायद उसमें नहीं है, करके उस महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहते हैं। आज देखिए नीतीश कुमार ने जो जातीय जनगणना का राग अलापा उसको कर दिए, बीजेपी विरोध नहीं कर पा रही, क्योंकि बीजेपी के साथ ही उस प्रस्ताव को पास कर दिए थे। तो ये समझिए कि जातीय सर्वे जो बिहार में हो रहा है 2024 के चुनाव में, प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़ा संगठन
आरएसएस उसकी नकेल कसने में कामयाब हुई। बहुत बहुत शुक्रिया।